और इस पूरे पेपर के पैटर्न को देखने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आई फिजिक्स के लिए, वो बच्चा ये थी कि सर फिजिक्स के सवाल ना तो सिंपल थे ना तो डिफिकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के सवाल थे। क्या इस बार कुछ नया पूछा गया? बिल्कुल नहीं। जो सेट पैटर्न होता है हर बार का वही पूछा गया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो बहुत ही मोस्टली रिपीटेटिव हैं वही पूछे गए हैं, कुछ भी नया नहीं हुआ है। सो बच्चों, जो आगे आने वाले जिनकी शिफ्टें हैं अभी, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सवाल का पैटर्न जैसे हर साल होता आया है वैसे इस बार भी है। हेलो एवरीवन, गणितज्ञ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, परीक्षाओं का महाकुंभ शुरू हो चुका है। 11 और 13 इन दो के पेपर्स जो भी बच्चों जो हमने भेजा है, क्वेश्चन बच्चों ने हमें भेजा है, आइए उनका जिक्र करते हैं। और इस पूरे पेपर के पैटर्न को देखने के बाद जो चीज़ें मुझे समझ में आई फिजिक्स के लिए, वो बच्चा ये थी कि सर फिजिक्स के सवाल ना तो सिंपल थे ना तो डिफिकल्ट थे, मॉडरेट लेवल के सवाल थे। क्या इस बार कुछ नया पूछा गया? बिल्कुल नहीं। जो सेट पैटर्न होता है हर बार का वही पूछा गया है। हर चैप्टर से जो हमने बार बार जिसका जिक्र किया है कि PYQs बहुत सारे रिपीट होते हैं इस टॉपिक से, इस साल भी उनमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप, ढेर सारे सवाल। सरफेस टेंशन में जो रेशियो होता है एरिया का, वो उसके बाद कितना वर्क डन करना पड़ता है या कितना एनर्जी निकलता है जब कोई भी ब्लॉक जो है, कोई भी जो ड्रॉप है वो स्प्लिट होता है बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में, तो इसका मतलब है एनर्जी देना पड़ता है। सिमिलरली जब एनर्जी निकलता है जब वो कंबाइन होता है तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो बहुत ही मोस्टली रिपीटेटिव हैं वही पूछे गए हैं, कुछ भी नया नहीं हुआ है। सो बच्चों, जो आगे आने वाले जिनकी शिफ्टें हैं अभी, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। सवाल का पैटर्न जैसे हर साल होता आया है वैसे इस बार भी है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला सवाल क्या है? टू प्रोग्रेसिव वेव्स। थोड़ा सा बड़ी बेहतर सवाल स्टेशनरी वेव का, जरा समझिएगा। सर, टू प्रोग्रेसिव वेव, पहले वेव का इक्वेशन क्या है? पहला है वेव इज इक्वल टू पहला साइन 2 पाई इंटू टी बाई 0.4 माइनस एक्स बाई 4। ये क्या है? ये है बच्चों पहला वेव। एंड y2 इज इक्वल टू, y2 क्या है? y2 है साइन ऑफ 2 पाई साइन 2 पाई इंटू टी बाई 0.4 प्लस एक्स बाई 4। साफ समझ में आ रहा है कि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल वेव हैं, बस फर्क क्या है कि दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं। सेम वेवलेंथ, सेम एम्पलीट्यूड, सेम मीडियम, सेम पाथ, सब कुछ सेम, बस डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट। अब क्या हुआ? ये दोनों सुपरपोज करते हैं। एक्स एंड वाई आर इन एसआई यूनिट। हमसे क्या पूछा है? एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू 0.5। ये थोड़ा बेहतर सवाल है क्योंकि इसमें इक्वेशन निकालना पड़ेगा स्टेशनरी वेव का। नाउ हमें पता है सर कि सुपर पोजिशन ऑफ वेव इसमें होता क्या है? सर y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है कि नहीं? ध्यान से समझो, ये पहले प्लस ये माइनस, इसको ऐसे लिखूं क्या कि साइन ऑफ 2 पाई टी डिवाइड बाई 0.4 प्लस 2 पाई इंटू एक्स डिवाइड बाई 4। क्लियर है पहला? प्लस दूसरा क्या होगा बच्चों बताओ? साइन ऑफ, बोलो सर, 2 पाई टी डिवाइड बाई 0.4 माइनस 2 पाई एक्स डिवाइड बाई 4। ये अब ये क्या है? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। मैथ्स पढ़ते हो आप लोग, आपको पता है बच्चों, ये है a, ये है b, सिमिलरली ये है a और ये है b। आप बताओ साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी क्या होता है? सर, 2 साइन a इंटू कॉस b। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन है जो इन दोनों वेव के सुपरपोजिशन से आया है वो है 2 साइन a इंटू कॉस बी। तो 2 साइन a मतलब क्या? सर 2 पाई टी डिवाइड बाई 0.4, 2 साइन a इंटू क्या? सर इंटू कॉस b। देखो ना, सो कॉस b के जगह पे क्या लिखेंगे? सर कॉस ऑफ b के जगह पे क्या है? सर 2 पाई एक्स डिवाइड बाई 4। अब बताओ ये किसका इक्वेशन है? किसी स्टेशनरी वेव का। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? सर y इज इक्वल टू 2 कॉस 2 पाई एक्स बाई 4 इंटू साइन ऑफ 2 पाई टी डिवाइड बाई 0.4। और हमें साफ समझ में आ रहा है कि सर 2a कॉस 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, इसी को तो कहते हैं रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो किसी भी स्टेशनरी वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका इक्वेशन क्या है? 2 cos 2 पाई एक्स बाई 4। हमसे पूछा है, बताइए एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 0.5। x इज इक्वल टू 0.5 मीटर पे क्या होगा? बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैथ्स का फॉर्मूला हमने फिजिक्स में यूज़ किया है, बोलो बच्चा वो क्या है? सर साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू एक्चुअली 2 साइन a इंटू कॉस बी। ये तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला ही फॉर्मूला है ना, 4 फॉर्मूले थे इसमें, वो तो पहला वाला ही मैच करता है। ठीक है, 1 मिनट। अब ज़रा एक बात समझिएगा,
आखिर हमसे क्या पूछा है सर, 2 cos 2πx/4। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 cos 2πx/4। बट सोचो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, x की वैल्यू क्या लेनी है, 0.5, वही है ना। तो x के जगह पे 0.5, सो 1/2 2 कैंसल, cos 45 π/4, cos 45 कितना 1/√2, यस। सो 2 इंटू 1/√2, इसका मतलब है सर √2 मीटर। सो इस पहला क्वेश्चन जो सच में सुपर पोजिशन ऑफ वेव का एक बेहतरीन सवाल था, उसका जो आंसर है √2 मीटर है। क्लियर है। बस थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट इसलिए हो गया क्योंकि हमें एक्चुअली प्रॉपर सुपर पोजिशन करना पड़ा। इंडिविजुअल इक्वेशन से, इंडिविजुअल वेव के इक्वेशन से हमें एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन लाना पड़ा, और फिर हमने देखा कि ये जो वेव का इक्वेशन है वो क्या है सर, 2a cos kx इंटू क्या सर sin ओमेगा t, इस फॉर्म में है। तो 2, ये 2a है, cos k ये है k इंटू एक्स। गॉट इट, चलेगा, समझा। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू साउंड वेव्स, देखो एक अच्छे सवाल के बाद एकदम आसान सवाल पूछा गया है। व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 3 and 5 यूनिट्स आर सुपरपोज्ड, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड क्या है सर, इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है 3 and 5। इंडिविजुअल जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है सर, 3 and 5। इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है 3 and 5 आर सुपरपोज्ड इन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड। मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी, आप बताओ साहब, मैक्सिमम टू मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम इंटेंसिटी क्या होगा जरा मुझे बताओ। व्हेन टू साउंड वेव्स हैविंग एम्पलीट्यूड 3 and 5 यूनिट्स आर सुपरपोज्ड, देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी। एम्पलीट्यूड है, ये डायरेक्टली फॉर्मूला है ना, a1 + a2 डिवाइडेड बाई a1 - a2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऐसे, है कि नहीं। अब बताओ a1 कितना, 3 + 5, सो 3 + 5 8 बाई 3 - 5, हमें तो स्क्वायर करना है। सो 3 - 5 इज इक्वल टू क्या 3, इसका स्क्वायर, 3 - 5 2, इसका स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। क्या है, टू साउंड वेव्स, एक का एम्पलीट्यूड 3 दूसरे का 5, तो I मैक्सिमम बाई I मिनिमम, फॉर्मूला याद रखना था इसमें कि I मैक्सिमम बाई I मिनिमम इज इक्वल टू a1 + a2 का होल स्क्वायर बाई a1 - a2 का होल स्क्वायर। सो 3 + 5 8, 3 - 5 2, 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट बोलो, एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर। मैंने बोला ना सुपर पोजिशन ऑफ वेव में भाई साहब जो ओपन एंड क्लोज्ड पाइप है, भर भर के सवाल आते हैं। क्या बहुत डिफिकल्ट नहीं, सिंपल फार्मूला पुटिंग वाला। इसका nth ओवरटोन, उसका pth ओवरटोन, इसका nth हार्मोनिक्स, उसका qth हार्मोनिक्स, उनका रेशियो ही मैं एक्शन सवाल में पूछता है। एन एयर कॉलम इज ऑफ लेंथ 17 सेंटीमीटर, फाइन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5th ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड at one end and to that open at both ends is। किसका फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 5th ओवरटोन। ओके, 5th ओवरटोन किसका सर, 5th ओवरटोन पहले किसका, 5th ओवरटोन इफ द एयर कॉलम इज क्लोज्ड, सो पहले ऑफ कोर्स क्लोज्ड पाइप डिवाइड बाय क्या, फिर से 5th ओवरटोन, यस, बट ये 5th ओवरटोन किसका सर, ये 5th ओवरटोन एक्चुअली ओपन पाइप का। An air column is of length 17 centimeter. The ratio of frequencies of 5th overtone if the air column is closed at one end to that open at both ends is। दोनों का 5th overtone का frequency। 5th overtone क्या होता है, 2n + 1th हार्मोनिक्स क्लोज्ड पाइप में, सो 2 × n + 1 × फंडामेंटल, क्लोज्ड पाइप का फंडामेंटल v/4l डिवाइड बाई 5th ओवरटोन, उसमें क्या होता है, 5th ओवरटोन इज 6th हार्मोनिक्स, सो 6th इंटू क्या सर, v/2l, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप v/4l, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप सर v/2l। बोलो मुन्ना क्या सर, 11/6 इंटू यहाँ से v/4l इंटू 2l डिवाइड बाई v से v कैंसल 2, एंड ऑफ कोर्स आंसर इज 11/12। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त। चलो नेक्स्ट बोलो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन विद टाइम पीरियड t। ठीक है, ऑसिलेशन का सवाल एकदम सिंपल सवाल। डिस्प्लेसमेंट को कंबाइन किया गया है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के साथ। एट टाइम t इज इक्वल टू t/6, एट टाइम t इज इक्वल टू t/6 द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। रेशियो, एक मिनट सर, पहला x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। पहले तो हमें देखना होगा कि अगर इस बॉडी का टाइम पीरियड कैपिटल T है
तो t/6 पर ये बॉडी एक्चुअली कहाँ पर है, कहाँ है बताओ, a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा 2 पाई टाइम पीरियड इंटू कितने टाइम के बाद पूछा गया है सर, t/6, t से t कैंसिल, 2 से 6 3, a sin 60 का मतलब क्या है, √3/2। ये क्या है बताओ, हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। नाउ बताओ बच्चों, सर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन, सो हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा बताओ सर, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। कितना आएगा बताओ ये सर, ये आएगा हाफ इंटू के इंटू 3/4 ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये है पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अब हमसे काइनेटिक और पोटेंशियल बाय काइनेटिक पूछा हुआ है ना, तो पोटेंशियल तो निकाल लिया, अब क्या निकालना है बताओ, काइनेटिक एनर्जी। बट काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर इंटू कितना, 3/4, है ना। तो हाफ के ए स्क्वायर कॉमन ले लो, सो हाफ के ए स्क्वायर अगर कॉमन लेगो तो क्या होगा, 1 - 3/4, एंड 1 - 3/4 इज 1/4। अब बताओ बच्चों, हमें एक्चुअली क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के ए स्क्वायर यहाँ पर 3/4 डिवाइड बाय बोलो हाफ के ए स्क्वायर, यहाँ पे एक्चुअली 1/4, ये पूरा कैंसल, आंसर इज 3:1। मतलब इस पॉइंट पे ज़्यादा एनर्जी कौन सी होगी, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। चलो नेक्स्ट बोलो, द हीट एनर्जी दैट मस्ट बी सप्लाइड टू 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स कितना, हाफ ना, 14/28, एट रूम टेम्परेचर टू रेज इट्स टेम्परेचर बाई 48 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, हीट एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पर, एकदम सिंपल सर, कितना हीट सप्लाई करना पड़ता है कांस्टेंट प्रेशर पर। सर कांस्टेंट प्रेशर पर जो हम हीट सप्लाई करते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग उसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी को बढ़ाता है और दूसरा हिस्सा से वर्क डन करना है। लेकिन सर हमारे जो मेन फॉर्मूला है दैट इज सिंपली NCP∆T। अब बताओ n कितना, सर 14 ग्राम, बट पर मोल कितना होता है, 28 ग्राम। सो 14/28, Cp का वैल्यू इज 7/2 R। चेंज इन टेम्परेचर, बट चेंज इन टेम्परेचर इज 48, क्या होगा 2 2 2 12, देखो सही है ना, 12 × 4 48। अब यहाँ से क्या आएगा, 12 × 7 84 टाइम्स ऑफ R, 12 × 7 84 ना, 7 दूनी 14 7 1 8, सही है। बस इतना आसान था क्वेश्चन बस। चलो नेक्स्ट बोलो, अ गैस हैविंग गामा इज इक्वल टू 5/2 एंड वॉल्यूम 360 cc इज सडनली कॉम्प्रेस्ड। जीवन में जो भी हाथ से अचानक होते हैं वो सब के सब एडियाबैटिक होते हैं, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है सर कि जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पक्का कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। सडन प्रोसेस जितने भी हैं, बहुत ही एक्सट्रीमली जो फास्ट होते हैं, वो सारे प्रोसेस एडियाबैटिक हैं। सडनली compressed to 90 cc. If the initial pressure of the gas is P, then the final pressure will be. सोचो ना, वॉल्यूम कॉम्प्रेस किया गया, हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है बताओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम सर 360, इसका पावर गामा इज इक्वल टू 5/2, फाइनल प्रेशर PF, फाइनल वॉल्यूम 90, पावर सर 5/2। अब यहाँ से क्या आएगा सर, फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर 360 डिवाइड बाई 90, पावर है बच्चों 5/2, ये क्या आएगा 4। तो यहाँ से देखो 2 × सोचो 4 का पावर 5/2, इसको ऐसे लिखूँ क्या, 2 का पावर 2 × 5/2। अरे 4 का मतलब 2 का पावर 2, यहाँ से 2 का पावर 5 मतलब कितना सर 32 टाइम्स ऑफ प्रेशर, आंसर है। नेक्स्ट बोलो रे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg, ओके, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.2 kg execute simple harmonic motions along the x axis with frequency of this. At the position x is equal to 0.4 meter, the object has kinetic energy 1 and potential energy 0.6. The amplitude of the oscillation is, एक बात मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों वैल्यू क्यों दी है,
सो दैट इस प्रॉब्लम में आप जिस जगह की ये बात कर रहा है, कुछ x इक्वल टू लिखा है ना 0.04 मीटर, अब इस जगह पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों दिया हुआ है, इसका मतलब टोटल एनर्जी क्या आएगा बताओ सर? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी कितना 1 जूल, पोटेंशियल एनर्जी सर 0.6, सो 1 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 1.6 जूल। क्या टोटल एनर्जी है? हाँ। नाउ अगर ये टोटल एनर्जी है, बट टोटल एनर्जी होता क्या है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6। एम की वैल्यू सर 0.2, ओहो, सो 1/2 इंटू मास 0.2। सर ओमेगा इज इक्वल 2 पाई एफ, आई हाय 2 पाई इंटू एफ, एफ इज इक्वल टू सर 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.6। यहाँ से क्या आएगा सर? ये आएगा 0.1। अब देखो कैलकुलेशन, 1.6 बाई 0.1 16 का मतलब क्या हुआ बोलो सर? ये क्या आएगा 25 इंटू 2 50 पाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसका मतलब है कि सर इतना तो कंफर्म है इंटू ए स्क्वायर ना, तो इंटू ए, इसका होल स्क्वायर कितना था? 16 था ना रे, तो इसका होल स्क्वायर 16 मतलब 50 पाई इंटू ए, ये कितना आएगा 4। देखो हमने क्या किया, 1.6 बाई 0.1 16, 50 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब 50 पाई इंटू ए का होल स्क्वायर। तो बताओ बच्चों एम्पलीट्यूड क्या आएगा सर? 4 बाई 50 इंटू पाई। मीटर में अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो इंटू 100, ये क्या आएगा 2 आएगा। सो आंसर आएगा 8 बाई पाई इंटू सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में चाहिए तो ये वाला वैल्यू लिखो, अगर मीटर में चाहिए तो फिर आप बस ये छोड़ सकते हो कि 4 बाई 50 इंटू पाई। गॉट माई पॉइंट? या फिर 2 बाई 25 इंटू पाई, देख लेना जो भी आंसर है वो। ऑप्शन तो दिया नहीं है। क्लियर है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? क्या ऐसे क्वेश्चन पीवाईक्यू में पहले हुआ था या नया लग रहा है? बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ पीवाईक्यू जैसा ही है कुछ नया है, जल्दी बताना। चलो, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 2 सेकेंड, देन द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मास 4m विद द सेम स्प्रिंग विल बी। देखो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कितना सिंपल सवाल है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, अगर एक कोई भी स्प्रिंग है, ये अगर हैंगिंग है बच्चों, ये अगर मास m है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है सर? 2 पाई अंडर रूट m बाई के। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी है, कोई रिलेशन नहीं होता जी से। इसको इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को चाहे मून पे ले जाओ, चाहे मार्स पे ले जाओ, चाहे डेप्थ में ले जाओ, हाइट पे ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम पीरियड सेम ही होता है। ठीक है, इफ द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज 2 सेकेंड, देन द पीरियड ऑफ सस्पेंडेड मास 4m विद द सेम स्प्रिंग विल बी व्हाट? ठीक है, क्या इसमें 2 पाई और k कांस्टेंट है क्योंकि स्प्रिंग सेम है? तो क्या करूं बताओ सर? T2 बाई T1 इज इक्वल टू बोलो सर अंडर रूट M2 बाई M1। सो फाइनल T2 नहीं पता, बट इनिशियल टाइम पीरियड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2 सेकेंड, फाइनल मास सर 4m डिवाइड बाई इनिशियल मास कितना m से m कैंसल, 4 का सर 2, सो T2 इज इक्वल टू कितना आएगा सर 4 सेकेंड। कितना आसान क्वेश्चन है नहीं? चलो नेक्स्ट बोलो बच्चे। A solid cylinder of mass 20 kg, radius 0.5 meter, rotates about its axis at 100. Its kinetic energy is। अगर कोई सिलेंडर, वो भी सॉलिड सिलेंडर, अगर अपने एक्सेस पे घूम रहा है तो उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन वाली। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी बताओ सर? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉलिड सिलेंडर बिहेव्स लाइक अ डिस्क, सो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m r स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो ना कितना आसान है रे। सो 1/2 इंटू 2 4, मास कितना है दोस्त 20, रेडियस 0.5, रेडियस 0.5 का मतलब 1/2 मीटर, 1/2 मतलब 1/4 मीटर, उसका स्क्वायर कर दिया मैंने। कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान देना होता है कि जितना भी डेसिमल है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या सर 100 इंटू 100, कर लो ना सॉल्व। 4 से सर 5, 4 से 25, देख लो भाई कितना सिंपल आंसर आता है। चलो नेक्स्ट बोलो। टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। ये सवाल किसका है सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। क्या है सवाल? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, द नल पॉइंट इज एट 1 मीटर व्हेन द सेल इज शंटेड बाय 3 ohm रेजिस्टेंस, and at a length of 1.5 meter when the cell is shunted by 6 ohm resistance, the internal resistance of the cell is।
इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होगा? एक बात मुझे बताओ, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है पोटेंशियोमीटर से, तो ये वाला फॉर्मूला है R इज इक्वल टू कैपिटल R L1/L2-1। कैपिटल R वो रेजिस्टेंस है जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है उसको शंट कराते हैं इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। L1 क्या है? L1 है सर EMF के करस्पॉन्डिंग में लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। L2 क्या है सर? टर्मिनल वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग बैलेंसिंग लेंथ। इसी फॉर्मूला को 2 बार क्वेश्चन में कर लो। क्या लिखा है? To determine the internal resistance of a cell by using a potentiometer, the null point is at 1 meter when the cell is shunted by 3 ohm resistance। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो स्टेप 1 क्या लिखूं? इंटरनल रेजिस्टेंस कितना से उसको शंट किया गया भैया? कुछ लिखा है क्या? हाँ, 3 ओम रेजिस्टेंस। EMF तो नहीं पता उस सेल का, तो छोड़ देते हैं वैसे ही। लेकिन जब उसको वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज के अगेंस्ट जो बैलेंसिंग लेंथ आया है वो तो 1 मीटर है ना सर? -1। ओके, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला स्टेप। अब स्टेप 2 में उसी सेल को किससे शंट कराया गया? 6 ओम रेजिस्टेंस से। तो सेल तो सेम है, जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो तो क्वेश्चन में सेम है। तो R इज इक्वल टू सर 6 इंटू L1/L2। L2 कितना है सर? 1.5 -1। अब कुछ मत करो, सेकेंड और फर्स्ट क्या सेम है? हाँ, इक्वेट कर लो। सो 3 इंटू L1-1 इज इक्वल टू क्या? 6 इंटू L1/1.5 -1 क्या आएगा बच्चे बताओ? सर 3L1 - 3 6/1.5, सो 4L1 - 4। बताओ बच्चे यहाँ से क्या आएगा? 4L1 - 3L1, ओनली वी हैव L1 हियर। ठीक है, इसको भेजो ना इधर, इसको इधर भेज दो। सो 4L1 - 3L1, सर L1 और 4 - 3 1। ओहो, सो L1 इज इक्वल टू क्या? L1 का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। और हमसे क्या चाहिए? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। To determine the internal binding potential, the null point at 1 meter when the cell is shunted by a 3 ohm resistance, and at a length of 1.5 meter when the cell is shunted by 6 ohm। L1 के कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ है कुछ, चेक करो जरा। 3L1/1 -1 L1/L2 ना, सो L2 इज इक्वल टू 1 6 इंटू L1/1.5। 1 मिनट, यहाँ से 3L1 - 3 इज इक्वल टू 6/1.5, सही तो है। 4L1, ये 4L1, अरे 4L1 माइनस यहाँ 6 आएगा ना बच्चा, -6। तो क्या आएगा बताओ? 3L1, L1 इज इक्वल टू क्या? 3। ठीक है, अब L1 इज इक्वल टू 3, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है नाउ। तो अगर L1 3 है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा? 3। L1 इज 3, 3 - 1 2, अब 2 इंटू 3। 1 मिनट रुको। हाँ बच्चों, देखा मैंने, यही सही है। L इज इक्वल टू क्या है? 3 मीटर। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा सर? 3 इंटू 3 - 1 2, सो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या? तो बच्चों इसका आंसर 6 ओम है, ना कि 4 ओम। चलो नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट क्या है साहब? वाटर फ्लोस इन अ पाइप जहां पे एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो जहां पे 8 होगा, वेलोसिटी क्या होगा? हे भगवान, जैसे जैसे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ है? बढ़ा है। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो फ्लूइड के फ्लो का स्पीड क्या होता है? कम, अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? सर A1 इंटू V1 इज इक्वल टू बच्चों A2 इंटू V2। सो A1 2, V1 4, सो 2 इंटू 4 सर 8 इज इक्वल टू A2 8 इंटू सर V2 नहीं पता। सो V2 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड। यस, वैसे भी एरिया दोनों सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो कोई टेंशन है नहीं। V2 विल बी 1 मीटर पर सेकेंड ओनली। क्या है बच्चा नया सवाल? कैपिलरी रेडियस 0.5 मिलीमीटर इन वाटर, सरफेस टेंशन θ0, डेंसिटी दिस, राइज ऑफ हाइट। बेसिकली ये बच्चे ने भेजा है तो उसको जो डेटा याद रहा ना उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया है। क्या होता है कैपिलरी राइज का फॉर्मूला? क्या है सर? 2t cos θ डिवाइडेड बाई r rho g। देखो मैंने कहा ना, सवाल सच में आसान आते हैं। फिजिक्स से जो बेवजह का डर जो आपको लगा रहता है ना, उसका कोई वजह नहीं है। हाँ, अगर बोलो कि सर हमें 50 में 45 नंबर लाने हैं, 48 नंबर लाने हैं, तब शायद मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि सर किसी भी तरीके से पहले 30 नंबर आ जाए। 30 नंबर सिक्योर करेंगे, हमारा अपने आप जो है 99 परसेंटाइल आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे फिर इसमें क्या होगा। 2t cos θ 2 इंटू सरफेस टेंशन, सो सरफेस टेंशन इज 2 इंटू 0.07, cos θ प्योर वाटर क्लीन ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री, सो cos θ 1
डिवाइड बाई आर रो जी, रेडियस 0.5 मिलीमीटर, सो 0.5 10 टू द पावर -3, 0.5 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू 10 का पावर 3 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना आएगा 10। करो फिर, सॉल्व भी तो करना है, इसी को सॉल्व करना है और कितना आसानी से हो जाएगा। देखो ना 3 - 3 कैंसिल, एक 10 यहाँ आया, देखो इधर इसको ऐसे लिखूँ क्या, 2 इंटू 0.07 डिवाइड बाई 0.5 इज 1/2 डिवाइड बाई 10। देखो यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 10 टू दी पावर -2 -13, 7 इंटू 4 48 मिलीमीटर। देखो इसका 48 मिलीमीटर की जगह पे बच्चे ने क्या कर लिया, 28 कर लिया है। क्यों भाई, 2t cos थीटा 2 इंटू 0.07 cos थीटा 1 बाई रेडियस 0.5 मिलीमीटर, 0.5 10 का पावर -3 रो इंटू जी, -3 कैंसिल, 1 2 7 दूनी 14 दूनी 28, नहीं यहाँ पे गलत हुआ है शायद, है ना, 7 दूनी 14 दूनी 28 ना, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या सर 28, 28 10 का पावर -3 का मतलब क्या है सर मिलीमीटर, है ना। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चे, 11 अप्रैल जो भी अभी क्वेश्चन थे ना, वो 11 अप्रैल के मॉर्निंग वाले शिफ्ट में सवाल थे, ये सब आए थे जो मैंने कराया था। अब जो सवाल है वो 11 के इवनिंग शिफ्ट का सवाल देखो क्या है सर। पहला सवाल समझना, द फोर्थ ओवरटोन, फिर से घूम फिर के वही दुख आ गया, ओपन पाइप क्लोज्ड पाइप रेशियो निकालो बस। द फोर्थ ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप is in unison with the second overtone of an open pipe. The ratio of the length of the open pipe to that of the closed pipe is, unison का मतलब क्या होता है सर, सेम फ्रीक्वेंसी का होना। The fourth overtone of a closed organ pipe, closed organ pipe का fourth overtone क्या होता है, fourth overtone 2 into 4 plus 1 2n plus 1 into fundamental सर V/4L, यही है ना V/4L। The fourth overtone of a closed organ pipe is in unison मतलब same frequency with the second overtone of an open pipe. Second overtone of an open pipe, second overtone मतलब third harmonics, third harmonics का मतलब है सर 3V/2L, third harmonics का मतलब है सर 3V/2L। आ रही बात समझ में। हमसे क्या पूछा है, the ratio of the length of the open pipe to that of the closed pipe is, the ratio of the length of the open pipe to that of the closed pipe is, length of किसका रेशियो हमें चाहिए, लेंथ ऑफ ओपन पाइप मतलब L2 टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप L1। यहाँ से यहाँ सर V से V, 4 इंटू 2 8 प्लस 9 V कैंसिल हो गया, 9/4 L1 इज इक्वल टू क्या 3/2 L2। कर लो सॉल्व ना, 2 से 4 2, तो बताओ हमें तो L2/L1 चाहिए क्योंकि ये वाला है ना ओपन साइड में। देखो द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप टू दैट ऑफ द क्लोज्ड पाइप, तो बताओ L2/L1 विल बी व्हाट सर, यहाँ से 3 गया, हाँ L2 इधर गया, 3 नीचे आया, तो सर ऑफ कोर्स ये क्या आएगा सर 2/3, सेकेंड ऑप्शन है। समझा कि नहीं। हाँ बच्चों बताइए फिर क्या है नया सवाल। द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग वॉल्यूम V एंड सरफेस एरिया A। द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इन फ्री स्पेस इज, आपको पता है कि धरती माता एक कंडक्टिंग बॉडी है क्योंकि इनके पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है किसी भी चार्ज को लेने की या वहाँ चार्ज देने की। तो अर्थ जो है वो कंडक्टिंग स्फीयर है। एक्चुअली ऐसे सवालों में ना सबसे पहले ये समझना होता है कि अर्थ जो कंडक्टिंग स्फीयर की तरह बिहेव करती है तो अर्थ को हम एज ए परफेक्ट स्फीयर मानते हैं। बच्चों बताओ परफेक्ट स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या है। आंसर है किसी भी आइसोलेटेड सिंगल स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है या कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस वो होता है 4πε0r। अब प्रॉब्लम क्या है सर कि रेडियस के जगह पे सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया है, तो ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है बताओ। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या सर 4/3πr³। क्लियर है। अब इसी में ज़रा समझना, r³ है, अपन एक काम करते हैं दोस्त, इसको r² इंटू r लिखते हैं, चलेगा। तो 4πr², ये क्या है बताओ सर, ये तो सरफेस एरिया है। देखो ज़रा हमसे क्या पूछा है, रेडियस। सो रेडियस क्या होगा, रेडियस विल बी 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया। क्लियर है। अब बस करना कुछ नहीं है। आई थिंक सरफेस एरिया को उन्होंने ए से डिनोट किया है क्या, ठीक है, तो हम भी ए से लिखते हैं। अब हमें करना क्या है बताओ मुझे सर, ये है रेडियस। अरे दादा वैल्यू पुट करो ना, 4πε0 इंटू आर, आर इज इक्वल टू क्या 3 टाइम्स ऑफ V/A। तो कितना आएगा 4 इंटू 3 πε0 V/A।
कौन सा ऑप्शन है बताओ? 12 पाई एप्सिलॉन नॉट v बाई a, पहला ही तो है ना रे। चलो नेक्स्ट बोलो। अब 13 अप्रैल का मॉर्निंग शिफ्ट, मैंने कहा कि 11 और 13 ये दोनों अप्रैल के सवाल हम ले रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट की बात करते हैं। पहला सवाल, अ चार्ज ऑफ q माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू व्हाट? मेरी बात समझना बच्चे, कहानी ऐसी है कि देखो ये क्यूब है, इस क्यूब में क्या बोला हुआ है? अ चार्ज q माइक्रोकूलम्ब इज प्लेस्ड एट द सेंटर, यहाँ q माइक्रोकूलम्ब एक्चुअली सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब इज थ्रू ऑपोजिट फोर्सेस। एक बात बताओ, टोटल फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या सर? नेट चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स पूरे क्यूब से है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? थ्रू टू ऑपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब विल बी, तो पूरे बॉडी से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है बस दो ऑपोजिट सरफेसेस, इन दोनों सरफेस से। तो टोटल सरफेस कितना है? 6 का मिला के इतना, तो इन दोनों से मिला के कितना? डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्यू बाई 3, ये हो गया। नहीं समझा? पूरे क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऑपोजिट दो फेसेस से कितना होगा? डिवाइड बाई 3 करेंगे ना। 6 से इतना है तो 2 से कितना होगा? डिवाइड बाई 3, सो क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट बोलो बच्चे, क्या है? वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी, ये बच्चे ने हमें सवाल लेके भेजा एक्चुअली। वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। वेक्टर सम मतलब a प्लस बी इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। सो a प्लस बी के परपेंडिकुलर है, और हमें ये बात पता है कि जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उनका डॉट पर 0 होता है। सो वेक्टर सम ऑफ a प्लस बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डिफरेंस। ये कब होगा? सुनो ना, a डॉट a स्क्वायर a डॉट माइनस a डॉट b प्लस सर b डॉट a, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है ना, b डॉट b स्क्वायर इज 0। हमें पता है कि सर a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। अरे तो यहाँ से क्या आएगा? a इज इक्वल टू b, मतलब दोनों क्या होगा? a और b दोनों इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड में। 13 अप्रैल का ये इवनिंग शिफ्ट के सवाल देखते हैं, इसमें अच्छे सवाल है। ज़रा एक बात समझना, मैंने कहा है कि ऐसे सवाल भाई साहब भर भर के पूछते हैं। अब ये सवाल है क्या, जरा समझना। क्वेश्चन है कि सिंगल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया S1, सिंगल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस R1 एंड सरफेस एरिया S1। सो S1 क्या होगा बताओ? S1 विल बी ऑफ कोर्स 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का, इज ब्रोकन इनटू 1000 आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स। ओहो मार ही डाला क्या सर? 1000 10 का पावर 3 स्मॉल ड्रॉपलेट्स, आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सरफेस एरिया S2, ठीक है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बिग ड्रॉप टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स इज। पहले सवाल समझो, इतना तो कंफर्म है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा जो पहला स्टेप ये होता है कि सर जो बड़ा वाला स्फीयर है या जो बड़ा वाला ड्रॉप है और जो बहुत सारे मल्टीपल छोटे वाले ड्रॉप्स हैं, इन दोनों का सरफेस एरिया सेम होता है। अगर सरफेस एरिया सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है। अगर वॉल्यूम सेम होता है तो बाय वॉल्यूम कंजर्वेशन पहले का वॉल्यूम सर 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, वॉल्यूम सेम रखना है, इज इक्वल टू क्या? n टाइम्स n इज इक्वल टू क्या? 1000 इंटू क्या? 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई, सो r इज इक्वल टू क्या सर? r इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ r। देखो यही है आंसर। अब समझो क्या करना है। द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया, स्टेप 2 समझते हैं बच्चों क्या है? द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बिग ड्रॉप टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल ड्रॉप्स इज S1 by S2 is what we need to find. S1 सरफेस एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप क्या है बताओ? सर 4 पाई r स्क्वायर। ओके, सरफेस एरिया ऑफ टोटल, सो 1000 इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर। सो S1 by S2 हमें निकालना है। तो S1 by S2 में S1 पहले क्या था? 4 पाई r स्क्वायर, और S2 था टोटल सरफेस एरिया सारे ड्रॉप्स का, तो 1000 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सो कैपिटल R स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू स्मॉल r का स्क्वायर। सो कैपिटल R का स्क्वायर, बताओ कैपिटल R क्या लिखा है हमने? कैपिटल R इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ R, मतलब इसका स्क्वायर करेगा तो 100 टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 इंटू स्मॉल r स्क्वायर। बताओ 100 बाई 1000 कितना होता है बच्चे? सर 1/10, 1/10 इसका आंसर है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट समझो, बहुत ही शानदार सवाल,
बहुत ही शानदार, सुनो। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 स्लिट्स S1 S2 आर D डिस्टेंस अपार्ट। यही होता है, इनके बीच में सेपरेशन तो स्मॉल d होता है ना, ठीक है। एंड द सेपरेशन फ्रॉम स्लिट्स टू स्क्रीन इज इक्वल टू कैपिटल D एज शोन इन द फिगर। खैर फिगर नहीं बना दिया हमने। नाउ इफ 2 ट्रांसपेरेंट स्लैब्स ऑफ इक्वल थिकनेस, ओके, इक्वल थिकनेस 0.1 मिलीमीटर बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.51 एंड इसका क्या है बच्चे 1.55, ठीक है, आर इंट्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द बीम हैविंग लैम्डा 4000 फ्रॉम S1 S2 रेस्पेक्टिवली, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज स्पॉट विल शिफ्ट बाय हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस। देखो मैं इसी का जिक्र कर रहा था, ये बहुत सही सवाल है, बहुत ही सही सवाल है। इसमें करना क्या है, जो पहला जो हमारे पास ट्रांसपेरेंट थिन शीट है, इसकी वजह से पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट आगे शिफ्ट होता है, ठीक है, दूसरे की वजह से नीचे शिफ्ट होता है। तो अब नेट शिफ्ट कितना होगा, ऑफ कोर्स फर्स्ट का शिफ्ट माइनस सेकंड का शिफ्ट। तो आप बताइए जो नेट शिफ्ट होने वाला है वो है शिफ्ट ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहले का माइनस साहब दूसरे का। अच्छा अब बताओ शिफ्ट का फॉर्मूला क्या था सर, बीटा बाई लैम्डा इंटू क्या सर म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है, ये होता है शिफ्ट, ठीक है, मतलब फ्रिंज विड्थ बाई वेवलेंथ म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये पहले की वजह से, ठीक है। तो दूसरे की वजह से क्या होगा, लैम्डा सेम ही है, तो म्यू 2 माइनस 1 इंटू टी। बच्चा बोलेगा सर बीच में माइनस क्यों किया आपने, क्योंकि इसकी वजह से अगर ऊपर शिफ्ट हुआ है इस वाले पहले स्लैब की वजह से, तो बच्चों दूसरे स्लैब की वजह से वो नीचे शिफ्ट होगा। तो अब ये क्या आएगा बताओ सर, x बाई लैम्डा इंटू टी, क्या बाहर आ गया, हाँ, तो क्या बचेगा म्यू 1 माइनस 1 माइनस म्यू 2 माइनस 1, तो ये क्या आएगा बताओ सर म्यू 1 माइनस म्यू 2। अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस, तो डेल्टा y डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ इज t बाई लैम्डा इंटू म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्योंकि हमसे ये नहीं पूछा है कितना शिफ्ट करेगा ना, नंबर ऑफ फ्रिंजेस के कंपैरिजन में, तो डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाई फ्रिंज विड्थ। सो t वैल्यू बताओ बच्चों, t का 0.1 मिलीमीटर 10 का पावर माइनस 4 डिवाइड बाई लैम्डा इज 4000, सो 4 इंटू 10 टू द पावर सर माइनस 7 है कि नहीं। म्यू 1 माइनस म्यू 2, म्यू 1 इज 1.51 माइनस 1.55, ये होगा 0.04, ठीक है, 1.51 माइनस 1.55, तो ये आएगा 0.04, ठीक है। क्या करेंगे इसको बताओ मुझे, देखो इसको ऐसे लिखूं क्या 0.01 10 का पावर माइनस 4 10 का पावर माइनस 2 10 का पावर माइनस 6 बाई 10 का पावर माइनस 7, हो 10 का पावर माइनस 1, यही ऊपर जाके क्या हो गया बताओ सर, ऊपर जाके 10 होगा। तो इसका है कि कितना, द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल शिफ्ट बाई 10 नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या है साहब, द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। बच्चा बोलेगा सर 1.51 माइनस 1.55, ये तो निगेटिव आएगा। निगेटिव का मतलब बस ये है कि नेट शिफ्ट जो है वो नीचे आने वाला है, बस और क्या। चलो क्या है नया सवाल, द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज माइनस 13.6, देन फाइंड द एनर्जी ऑफ अ हीलियम प्लस आयन इन द सेकेंड एक साइडेड स्टेट। तो सेकेंड एक साइडेड स्टेट का मतलब क्या है, थर्ड ग्राउंड, फर्स्ट एक साइडेड, सेकेंड स्टेट, देन विल बी, एक मिनट। देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जो भी सवाल आ रहे हैं उनमें सबसे ज़रूरी सवाल एक्चुअली हमेशा इस टॉपिक से आते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ रहे हो, मतलब सच में क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है आखिर हाइड्रोजन एटम का कितना है बताओ मुझे सर, माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर हाइड्रोजेनिक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम अगर रहा तो उसके लिए बेसिकली ये होता है। तो मतलब सिंगल फार्मूला पे, सिंपल फार्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो क्वेश्चन का पैटर्न जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर बार वही जैसा होता है वैसा ही 20 बार है। तो बताओ क्या है सर, माइनस 13.6 बाई n स्क्वायर, n की जगह पे 3 का स्क्वायर सर 9 इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम में n इज इक्वल टू क्या है, आई मीन z इज इक्वल टू 2 होता है, सो इंटू 4, सो 13 इंटू 4 52 और 24, मतलब माइनस 54.4 डिवाइड बाई 9, ये आएगा माइनस 6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6.04 ये वाला ऑप्शन है। चलो बच्चे नेक्स्ट बोलो, अ बॉडी हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, ओके, अ बॉडी हैज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1। अब क्या क्या हो रहा है सुनो, इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड एंड इट्स मास इज हाफ्ड, स्पीड क्या हुआ डबल, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स नाउ, यस। इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड एंड इट्स मास इज हाफ्ड,
मास को हाफ किया तो मास को हाफ किया तो 1/2 हो जाएगा, देन इट्स न्यू काइनेटिक एनर्जी बिकम्स K2। सो 4/2 क्या आएगा, 2 आ जाएगा ना रे। तो जो नया काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल का डबल होगा, द रेशियो K1/K2 इज। हे भगवान, कितना आएगा बताओ सर, K1/K2। अगर K1 K है तो K2 क्या आएगा, उसका डबल, तो डबल का मतलब क्या आएगा सर 1/2। नेक्स्ट बोलो बच्चे, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। सच में सिंपल हार्मोनिक मोशन से ये बहुत ही शानदार सवाल था, है तो फॉर्मूला पुटिंग ही, बट वो फॉर्मूला में फिट करना आना चाहिए इस क्वेश्चन के थ्रू। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वेरीज विथ डिस्प्लेसमेंट एज सर 4v² इज इक्वल टू क्या, 4v² इज इक्वल टू सर 50 - x², 50 - x²। द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज x/7 सेकेंड, द वैल्यू ऑफ x इज। एक मिनट पहले समझो ये क्या है, यहां से ऐसे लिखूं क्या कि सर v² इज 1/4 × 50 - x²। ये देख रहे हो आप। अब एक बात समझो, वेलोसिटी का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, v = ±(a² - x²) ये फॉर्मूला है। इसको स्क्वायर करेगा तो क्या आएगा, v² इज (ω², a² - x²). अब इस जो फॉर्मूला है इसको इससे कंपेयर करो ना। देखो एक मिनट, साफ समझ में आ रहा है। बोलो बच्चा ये क्या है यहाँ पर, सर ये है a² - x², फिर ये क्या है ω²। बट हमें तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो टाइम पीरियड में पक्का ओमेगा काम का होना चाहिए ना। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या सर 2π/ω, बट ω² इज 1/4, सो ओमेगा इज सर 1/2, सो ओमेगा इज इक्वल टू 1/2। ये है टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज 4 × पाई मतलब 22/7, सो 4 × 22 88/7। तो x की जगह पे क्या आएगा बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर है x = 88। देखा। चलो नेक्स्ट बोलो बच्चे, लेट VE एंड VP बी द एस्केप वेलोसिटीज फ्रॉम द अर्थ एंड फ्रॉम द अदर प्लैनेट रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया है वैल्यू, किसका किसका निकालना है। पहला क्या है, let VE and VP be the escape velocity from the earth and another planet respectively. The planet has twice the radius of the earth and the same mean density. The ratio of the escape velocity of earth to that of the planet is। एक मिनट, escape velocity के जो फॉर्मूला है तुम देखो ना, ऐसे ही क्वेश्चन हर जगह हैं। तुम PYQs में देखो, ऐसे ही क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि बच्चा बस यही वाला फॉर्मूला याद रखता है, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला √2gm/r। नहीं रे, इसके पे वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gm/r से अच्छा है आप ये करो कि इसके पे वेलोसिटी इज √2gr यूज करो। √2, अब g के जगह पे 4/3πgr इंटू क्या, इंटू r। बच्चा बोलेगा सर ये आपने मीन डेंसिटी के टर्म्स में क्यों लिखा है, देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द सेम मीन डेंसिटी, एंड द सेम मीन डेंसिटी। इसका मतलब क्या है, क्या क्या सेम है, क्या रेडियस में फर्क है, हाँ क्या मीन डेंसिटी में फर्क है, नहीं मीन डेंसिटी सेम ही है। तो ये वाला ये सब क्या है, सब तो कांस्टेंट ही है ना। देखो बस जो भी फर्क है वो रेडियस का फर्क है। तो यहाँ से r × r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, √r²। इसका मतलब है कि escape velocity will be directly proportional to the radius of the planet। यहाँ से क्या आएगा बताओ, and the same mean density, the ratio of the escape velocity of earth, escape velocity from earth to that of the planet is radius of earth divided by radius of planet, √r × r, r²। escape velocity of radius of the earth, तो earth का रेडियस क्या है बताओ, planet का डबल है ना, ओके। सो re divided by 2 times of re and the answer should be 1/2। था सिंपल। चलो नेक्स्ट बोलो, a big drop is formed by combining 1000 small droplets of water। The ratio of surface energy of 1000 droplets to that of the energy of a big drop is 10/x। We need to find the value of x। एक मिनट, उफ हर बार x को क्यों फाइंड किया जा रहा है, क्या ज़रूरत है, चली गई जीवन से, जाने दो। सवाल क्या है समझो, a big drop is formed by combining 1000 small droplets of water। The ratio of surface energy of 1000 droplets, so surface energy U1/U2। surface energy मैं बताऊं पूरे surface टेंशन में CET के लिए सबसे ज़रूरी टॉपिक है स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप। दोनों सेम ही है, एक दूसरे का फॉर्मूला आ जाता है।
ये स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप वाला टॉपिक भाई साहब सेकंड शिफ्ट में जितने भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। सबसे ज़रूरी है स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप एंड उसके बाद सरफेस टेंशन ज़रूरी है, कैपिलैरिटी। यही दो टॉपिक हमेशा पूछे जाते हैं। अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग 1000 स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। द रेशियो ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉपलेट्स, 1000 ड्रॉपलेट्स का सरफेस एनर्जी एक का कितना सर, T इंटू 4πr²। और क्या है 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया टू द बिग ड्रॉप, सो बिग ड्रॉप का एक का क्या सर 4πr²। अब हमें जो भी ढूंढना है रिलेशन वो किस में, कैपिटल R स्मॉल r में। मैंने कहा है कि जब भी ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कंबाइन होकर बड़ा ड्रॉप बनाता है तो बच्चों इसमें हमेशा जो रिलेशन आता है R इज इक्वल टू n का पावर 1/3 इंटू R। अभी मैंने सवाल कराया भी था इनफैक्ट। सो कैपिटल R इज इक्वल टू क्या, n का पावर 1/3, सो 1000 का पावर 1/3 इंटू R। सो कैपिटल R इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल r। तो बोलो क्या होगा फिर, बोलो ना 4π t 1000 इंटू r² डिवाइड बाई कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R का स्क्वायर 100 r² कैंसल, आंसर इज ऑफ कोर्स 10। सो आंसर इज क्या है 10/x। सो x की वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि आंसर 10 ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट बोलो, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एम्पलीट्यूड 10 इफ kx इज द काइनेटिक एनर्जी एट 5 and k maximum is the maximum kinetic energy at mean, then ratio of kx by k max। हे भगवान, kx काइनेटिक एनर्जी ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जानना है बस। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है सर, ½ m² इंटू a² माइनस x²। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ, कहाँ होता है, मीन पोजीशन पे, ½ m² a²। देखो ना फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है भाई, करना क्या है बस दोनों को डिवाइड कर लो। सो kx बाई k मैक्सिमम, ये पूरा टर्म, सो एम्पलीट्यूड 10, सो 10 का स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। ये लो 10 का स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर 1, 5/10 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4। इसका मतलब है इसका आंसर है 3/4। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलिए थैंक यू।